जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। आपका वर्ग 3 एमपीटेट वर्ग 3 में एक टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान, जिसका पहला जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय है वो टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है, और ये दूसरा टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान का एक परिचय है। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो अंतरिक्ष विज्ञान का जो टॉपिक है आपका पूरा कवर हो जाएगा 2 या 3 वीडियो में। तो ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, स्टार्ट होने वाला है आज का वीडियो। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है और शेयर करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो सभी लोग लाइक जरूर करना। ठीक है, और जो भी साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए साथियों आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, हाँ, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। आज हम पढ़ते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान एक व्यापक शब्द है जो ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों का वर्णन कहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष विज्ञान में वर्णन होता है तो किसका वर्णन होता है? ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े विभिन्न जो है विज्ञान क्षेत्रों का वर्णन इसमें किया जाता है, तथा सामान्य तौर पर इसका अर्थ है पृथ्वी के अतिरिक्त तथा पृथ्वी के वातावरण से बाहर भी, है ना। सामान्य तौर पर इसका अर्थ क्या लिया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त और पृथ्वी के वातावरण से बाहर भी। मूलतः इन सभी क्षेत्रों को खगोल विज्ञान का हिस्सा माना गया था। हालांकि हाल के वर्षों में खगोल के कुछ क्षेत्रों जैसे खगोल भौतिकी का इतना विस्तार हुआ कि अब इन्हें अपनी तरह का एक अलग क्षेत्र माना जाता है। कुल मिलाकर 8 श्रेणियां हैं जिनका वर्णन अलग अलग से किया जा सकता है। खगोल भौतिकी, गैलेक्सी विज्ञान, तारकीय विज्ञान, पृथ्वी से असंबंधित ग्रह विज्ञान, अन्य ग्रहों का जीव विज्ञान, एस्ट्रोनॉटिक्स, अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष औपनिवेशीकरण और अंतरिक्ष रक्षा। तो हमें पढ़ना है अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और डेवी दशमलव प्रणाली में एक वर्णनात्मक खगोल विज्ञान नामक प्रमुख वर्गीकरण है, जिनका प्रयोग वे अपने विशाल भूगोल के संग्रहों के वर्णनात्मक कामों के स्थान पर करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान को अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष की खोज के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न आपका कवर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तब आपका उत्तर होगा 1962 में। और 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसरो की स्थापना कब की गई, जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, तब आपका उत्तर होगा 1969 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तीसरा क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तब आपका उत्तर होगा कहाँ पर है? बेंगलुरु में। वर्तमान में बेंगलुरु में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग के तेजी से विकास के उद्देश्य स्थापित हो रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा, वर्तमान में जो इसरो के चेयरमैन है वो कौन है ना, अध्यक्ष कौन है, तब आपका उत्तर होगा के सिवन साहब हैं। तो याद रख लेना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1962 में। अंतरिक्ष संगठन इसरो का जो गठन हुआ, वो जो स्थापना हुई वो कब हुई, तब आपका 1969 सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। ठीक है, याद रख लेना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो के सिवन साहब हैं। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है अंतरिक्ष के बारे में। 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1972 में की गई। ठीक है, 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया और इस तरह अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश किया, तब आपका उत्तर होगा 1975 में। अपना पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया, इसी के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया। पिछले 4.5 दशकों में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक सुसंगत आत्मनिर्भर कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावशाली प्रगति की है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान 1920 के दशक में दिखाई देता है, जब वैज्ञानिक SK मित्रा ने कलकत्ता में ग्राउंड आधारित रेडियो विधियों के अनुप्रयोग द्वारा आयनोस्फीयर की ध्वनि के लिए कई प्रयोग किए थे। बाद में भारतीय वैज्ञानिक जैसे CV रमन और मेघनाथ साहा ने अंतरिक्ष विज्ञान में लागू वैज्ञानिक सिद्धांतों में योगदान दिया। हालांकि यह 1945 के बाद की अवधि थी जिसमें भारत में समन्वित अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण जो विकास किए गए थे। भारत के 2 महानायक देख लेते हैं अंतरिक्ष युग में।
तो भारत में संगठित अंतरिक्ष अनुसंधान को 2 वैज्ञानिकों द्वारा प्रेरित किया गया था। एक तो विक्रम साराभाई, ठीक है, और अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक होमी भाभा, है ना, जिन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे, तब आपका उत्तर होगा होमी भाभा। और 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की, तो होमी भाभा ने, ठीक है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब की गई, तब आपका उत्तर होगा 1945 में। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान में प्रारंभिक प्रयोगों में ब्रह्मांडीय के जो अध्ययन है वो शामिल थे। अंतरिक्ष विज्ञान में प्रारंभिक प्रयोगों में ब्रह्मांडीय अध्ययन शामिल था। 1950 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भाभा के सचिव के रूप में की गई थी। विभाग ने पूरे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो है धन उपलब्ध करवाया था। तो आप सभी को याद रख लेना है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1950 में की गई, ठीक है। 1954 में उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला हिमालय की तलहटी में स्थापित की गई थी। रंगपुर वेधशाला 1957 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो ये सभी को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है 1954 में उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई, तब आपका उत्तर होगा हिमालय की तलहटी में, ठीक है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रोत्साहित किया गया। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया और बाकी दुनिया के लिए एक अंतरिक्ष लॉन्च करने के लिए जो है संभावनाओं को खोला। किसने, रूस ने। और कौन से प्रधानमंत्री ने इसको प्रोत्साहन दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, ठीक है। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई 1962 में। INCOSPAR इसकी स्थापना हुई कब, 1962 में। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च आपको याद रखनी ना, 1962 में। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई ने अध्यक्ष के रूप में अहमदाबाद में की थी, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसरो की जो संस्थापना किसने की थी, तब आपका विक्रम साराभाई सही हो जाएगा। ये अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अहमदाबाद में की थी, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, ठीक है, याद रख लेना है। फिर ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है इसरो का, ये चीज़ भी सभी को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो मॉडल है इसरो का वो सभी लोग देखेंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य देखें। स्थापना के बाद से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया है और इसमें संचार और रिमोट सेंसिंग के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रमों जैसे 3 अलग अलग तत्व थे। प्राकृतिक संसाधन और आपदा प्रबंधन सहायता की निगरानी और प्रबंधन के लिए दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं और भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए 2 प्रमुख परिचालन प्रणालियों को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट स्थापित किए गए। उपग्रह और प्रक्षेपण यान के बारे में देख लेते हैं। 1960 और 70 के दशक के दौरान भारत ने भू राजनीतिक और आर्थिक विचारों के कारण जो है अपना स्वयं का लॉन्च वाहन कार्यक्रम शुरू किया। कब किया, 1960 और 70 के दशक में, ठीक है। 1960-70 के दशक में देश ने एक साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम विकसित किया और 1980 के दशक तक अनुसंधान ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 और अधिक उन्नत संवर्धित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV को परिचालन सहायक बुनियादी ढांचे के साथ पूरा किया। इसरो ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए अपनी ऊर्जाओं को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप PSLV और GSLV प्रौद्योगिकी का निर्माण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में जानेंगे। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे आमतौर पर SLV या SLV-3 के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, या SLV को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका SLV-3 उत्तर होनी चाहिए, ठीक है। एक 4 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट लाइट लॉन्चर था। यह 500 किलोमीटर 310 मील की ऊंचाई तक पहुंचने और 40 किलोग्राम 88 पाउंड का जो है पेलोड ले जाने का इसका इरादा था। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे आमतौर पर इसके संक्षिप्त नाम
GSALV द्वारा जाना जाता है, एक 150 किलोग्राम 330 पाउंड उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में रखने की क्षमता वाला 5 चरण ठोस प्रणोदक रॉकेट था। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फैक्ट दिए हैं वो आपको नोट्स करते जाना है और याद करना है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो द्वारा विकसित एक खर्चीला लॉन्च सिस्टम है जो भारत को अपने भारतीय रिमोट सेंसिंग IRS उपग्रहों को सूर्य की समकालिक कक्षाओं में लॉन्च करने की अनुमति देता है। उपग्रह प्रक्षेपण यानों के बारे में जानेंगे। भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV भारत को अपने इनसैट प्रकार के उपग्रहों को भू स्थैनिक कक्षा में प्रक्षेपित करने और भारत को विदेशी रॉकेटों पर कम निर्भर बनाने के लिए सक्षम करने के लिए विकसित एक व्यय योग्य प्रक्षेपण प्रणाली है। वाहन भारत द्वारा जो है बनाया गया है, मूल रूप से रूस से खरीदे गए क्रायोजेनिक इंजन के साथ, जबकि इसरो ने अपना क्रायोजेनिक इंजन जो है विकसित किया है। आपको याद रख लेना है GSLV MKI का पहला संस्करण रूसी क्रायोजेनिक चरण का उपयोग करके 2004 में चालू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि GSLV का जो पहला संस्करण है वो किसके सहयोग से जो है लॉन्च चालू किया गया, उपयोग किया गया, तब रूस से, और रूसी क्रायोजेनिक चरण का उपयोग करके 2004 में कब किया गया, तो 2004 में किया गया। ठीक है, 2001 में असफल पहले प्रक्षेपण के बाद और 2003 में दूसरा सफल विकास लॉन्च हुआ। GSLV MK2 को भारतीय निर्मित क्रायोजेनिक इंजन के साथ लॉन्च करने वाला पहला प्रयास, ये आप पहला प्रयास आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर अब हम देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का इतिहास भाग 2। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे अंतरिक्ष भाग 2 के बारे में। फिलहाल आपने इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हैं आपको याद रख लेना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो ताकि आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए छोटे छोटे वीडियो आप तक प्रेषित किए जाएंगे। ठीक है, तो इतने जो क्वेश्चन हैं आपको सभी पूरे जो प्रश्न वो आपको नोट्स कर लेना है कि विक्रम साराभाई ने जो इसरो की स्थापना की थी, इनकी अध्यक्षता में की गई थी, और ये दो महानायक हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम में, विक्रम साराभाई और होमी भाभा। ठीक है, इन सभी को याद रख लेना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले मैंने अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिकों का परिचय डाला है, तो वो जरूर देखें। और आपका पर्यावरण से संबंधित और भी जो भी टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें और शेयर जरूर करें दोस्तों। और मैंने पूरा का पूरा शेड्यूल बना के रखा है कि 2-2:30 बजे आपकी जो भी शिक्षा शास्त्र की क्लासें होंगी, गणित की, संस्कृत की, हिंदी की, वो 2:30 बजे क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। ठीक है, 3 से 4 आपकी हिंदी साहित्य की क्लास लगती है, और आपकी 4 से 5 हिंदी साहित्य की क्लास लगती है, 6:30 से 7 बजे पर्यावरण लगती है, और 7:15 से लेकर के आपकी बाल विकास की क्लास लगती है, लाइव क्लास। तो इन सभी क्लासों को जरूर देखें और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं, और निरंतर आपके सिलेबस के अनुसार हम आपको विस्तृत अध्ययन भी करा रहे हैं, साथ ही आपका अभ्यास भी करवा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद।